की स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? वर्क डन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो दोस्तों बहुत जने इसका सही आंसर दे रहे हैं। देखिए आप लोग सभी जानते हैं वर्क क्या होता है, आप लोगों का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोस्तों जब आप लोग दीवार को धक्का लगाओगे, क्या दीवार में कोई विस्थापन होगा? क्या दीवार मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? यानी इस पे कोई भी कार्य नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। तो राइट आंसर यहां पर दिया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 48% दे रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है जब झील जम जाती है उसके नीचे जो मछलियां होती है तब भी वो मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए दोस्तों बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर दोस्तों, हम लोग मान लीजिए शाम हो रही है, अभी बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए दोस्तों कितना हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बहुत कम है। क्या आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कोई लेक है, कोई झील है, क्या वो जम जाएगी? क्या नहीं जमेगी? टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस ही तो है, कम है, लेकिन जीरो थोड़ी है, जमती तो दोस्तों जीरो पे है। तो होगा क्या दोस्तों, आपका मान लीजिए 7 से 6 हुआ तो इसका भी 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आप लोगों का जो पानी होगा, यहाँ पर जो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, पूरे पानी का तापमान कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले 4 किसका होगा? सबसे पहले ऊपरी सतह का 4 होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो दोस्तों डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आप लोगों का ये वाला पानी क्या जाएगा दोस्तों? नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर और कम होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या जम जाएगी? बर्फ जम जाएगी। जबकि आपको पता है बर्फ क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, कुछ अलग होता है। और अंदर का टेम्परेचर कितना था? 4 था। तो दोस्तों ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट को प्रोवाइड नहीं होने देता, मतलब अंदर का पानी जमता नहीं है और ऊपर आपका जम जाता है। अंदर वाला टेम्परेचर अभी भी कितने पे रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, जिससे मछली आपकी जीवित रहती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से क्यों पकता है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। देखिए आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों प्रेशर बढ़ाने से जो क्वथनांक होता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आपका प्रेशर बढ़ाने से दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब इसका फायदा क्या है? तो दोस्तों आप लोगों ने क्या डाला? प्रेशर कुकर में आप लोगों ने खाना पका रहे हो और एक जना दोस्तों मान लीजिए नॉर्मल उसमें पका रहा है, तो यहाँ पर पानी कितने पे उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। तो होगा क्या दोस्तों, जो पानी होगा अगर आप लोग ज्यादा तापमान करोगे तो दोस्तों पानी आप लोगों के वेपराइज उबलना स्टार्ट कर देगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी और गर्म पानी यहाँ पर बचेगा नहीं। यहाँ पर अधिकतम गर्म पानी कितने तापमान पे रह सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो उड़ जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए आपने आलू डाले तो आलू आप लोगों के ढंग से पक नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस तक ही पानी यहाँ पर रह सकता है। जबकि प्रेशर कुकर में दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, कितना मान लीजिए 100 से 150 तक है, तो यहाँ पर जो पानी गर्म रह सकता है 150 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। समझ रहे हो क्या? क्योंकि वहां पर वैसे नहीं 100 बनती उड़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अब ज्यादा है, 150 पे उबलेगा, तो यानी गर्म पानी यहाँ पर ज्यादा रह सकता है, ज्यादा टेम्परेचर तक रह सकता है, तो यहाँ पर खाना अच्छी तरीके से पकता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 और ग्लास का आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। आप लोगों से पूछा जा रहा है कांच के सापेक्ष पानी का। तो दोस्तों जब भी पूछा जाए, देखो आपके क्या पूछा जा रहा है? ग्लास के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्लास। क्या पूछा जा रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में। किसका पूछा जा रहा है? वाटर के रेस्पेक्ट में। तो उसको पढ़ते कैसे हैं? ग्लास के रेस्पेक्ट में कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये किसके बराबर होता है? जो ऊपर नंबर लिखा हुआ था उसको ऊपर लिख लो म्यू डब्ल्यू, और जो नीचे लिखा होता है उसको नीचे लिख दो म्यू जी। तो वाटर का अपवर्तनांक कितना देगा? 4/3, ग्लास का देगा 3/2, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 8/9। आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का दिया जा रहा है 85% के द्वारा दोस्तों। बहुत अच्छी बात है, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों कैसे आप लोग करेंगे, समझिए बात को। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग जैसे दोस्तों आप लोगों के जो कलर होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। लेकिन इसमें दोस्तों 7 कलर मिक्स होता है। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो दोस्तों वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है दोस्तों? आप लोगों की सबसे कम होती है। और रेड कलर की दोस्तों जो वेवलेंथ होती है वो आप लोगों की सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? ज्यादा होता है। तो मान लीजिए ये आप लोग की पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों? ज्यादा आती है। यानी जो आप लोगों से व्हाइट लाइट आ रही है सन
से, उसमें रेड भी होगी, वॉयलेट भी होगी, इंडिगो भी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब बीच-बीच में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, बहुत सारी किरणें होती हैं। क्या किरणों को ज़्यादा चलना पड़ेगा क्या पृथ्वी पर पहुँचने के लिए? बिल्कुल चलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो वॉयलेट कलर की जो होती है, वो तो क्या होती है दोस्तों, वो तो टकरा जाएगी आराम से, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, वो फैल जाएगी। फिर आप लोगों की कोई आएगी, वो इससे टकरा जाएगी, वो फैल जाती है। जबकि रेड कलर की दोस्तों स्कैटरिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों देखो वो उसकी वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है, तो बहुत कम स्कैटरिंग होती है, वो आपकी आँखों तक सीधे-सीधे आ पाती है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बाकी सभी रंग आप लोगों के स्कैटर हो जाते हैं, लेकिन लाल कलर आप लोगों की आँखों तक आता है, जिसकी वजह से आप लोगों को लाल सा ऑरेंज सा आप लोगों को लगता है, ठीक है? तो उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद करके आना होता है, ठीक है? जब अन्य रंग क्या हो जाते हैं दोस्तों, स्कैटर हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुँच पाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। रेक्टिफायर का आप लोगों को काम बताना है। रेक्टिफायर का कार्य। तो देखिए दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है, रेक्टिफायर भी पूछा जाता है, इन्वर्टर भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो दोनों याद रखिए। जो आपका रेक्टिफायर होता है दोस्तों, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, और आपका जो इन्वर्टर होता है वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलता है, ठीक है? और जो वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है, ये कार्य किसका होता है? ये कार्य होता है ट्रांसफार्मर का, ये कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। फेराडे क्या है? फेराडे क्या है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सभी आंसर दे चुके हैं। देखिए दोस्तों आपका जो चार्ज होता है, आवेश होता है, इसको आप लोग किसमें नापते हो? एक तो नापते हो आप कूलम्ब में। सिमिलरली दोस्तों चार्ज का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेराडे। तो आप लोगों से पूछे एक फेराडे में कितने कूलम्ब होते हैं, तो दोस्तों एक फेराडे में 96,500 कूलम्ब होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से किसकी पेनेट्रिंग पावर ज्यादा होती है? निम्न में से किसकी वेदन क्षमता ज्यादा होती है? अल्फा रेज की होती है, बीटा रेज की होती है, गामा रेज की होती है? तो राइट आंसर आप लोगों का दिया जा रहा है 75% के द्वारा गामा रेज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग देखिए दोस्तों जो अल्फा रेज होती है वो एक पेपर को भी दोस्तों पेनिट्रेट नहीं कर सकती, यानी इसकी पेनिट्रिंग पावर कम है। बीटा क्या कर सकती है दोस्तों, पेपर को पेनिट्रेट करके जा सकती है, लेकिन दोस्तों एल्यूमिनियम को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जबकि गामा पेपर को भी कर सकती है, एल्यूमिनियम को भी कर सकती है, एक लेड का टुकड़ा रख दिया उसको भी पेनिट्रेट कर सकती है। समझ रहे हो क्या आप लोग? तो ध्यान रखेंगे आप लोगों की दोस्तों सबसे ज्यादा पेनिट्रिंग पावर गामा रेज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? दोस्तों जैसे आप लोगों का दोस्तों पानी आप लोग नापते हो मिलीलीटर में, लीटर में, वैसे ही दोस्तों आप लोग का बैरल में भी नापे जाते हैं ऑयल वगैरह। तो एक बैरल में दोस्तों आप लोग से गैलन भी पूछ सकता है, गैलन भी आप लोग का आयतन मापने की ही एक इकाई होती है। तो एक बैरल में दोस्तों 42 गैलन होते हैं, 42 यूएस गैलन होता है, ठीक है? आप लोगों से गैलन भी वॉल्यूम मापने का ही क्या है, एक मात्रक होता है। और अगर आप लोगों से एक बैरल में दोस्तों लीटर पूछे तो दोस्तों एक बैरल में 159 लीटर आप लोगों का होता है। और आप लोग सभी जानते हो लीटर क्या होता है, एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो ये सभी डाटा आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन डोबेरेनॉरल ट्रायड का उदाहरण नहीं है? तो ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा गलती इस वाले क्वेश्चन में होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर ए, और वो आप लोगों की गलती कर देते हो। पहले समझते हैं डोबेरेनॉरल ट्रायड क्या था। दोस्तों जब स्टार्टिंग में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो रहा था, तो वहां पर क्या थे, एटम जितने भी एलिमेंट्स थे उनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सजाया गया, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया गया। डोबेरेनॉरल ने बोले तीन तीन के ऐसे जोड़े देखने को मिले जिसमें दूसरे वाले का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान का एवरेज था, तो इन्होंने तीन तीन के जोड़े बना दिए। और इन्होंने बोला कि जो जो एलिमेंट्स इस जोड़े में फिट बैठ रहे हैं, तो उन तीनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो एक जैसी होगी। समझ आ रही है बात को? तो आप लोग सोच रहे होंगे देखो हाइड्रोजन 1 होता है, फ्लोरीन 9 होता है, क्लोरीन 17 होता है, तो देखो बैठ तो रहा है 1 प्लस 17, 17 प्लस 1 18 का एवरेज लोगे 9 सा बैठ तो रहा है ट्रायड। लेकिन दोस्तों आपने जो 1 लिखा है, 9 लिखा है, 17 लिखा है, 17 लिखा है, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। जबकि परमाणु क्रमांक का आप लोग को एवरेज नहीं लेना होता, परमाणु द्रव्यमान का लेना होता है। जैसे देखिए आप लोगों का लिथियम है, इसका एटॉमिक वेट 6.9 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39.1 है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे और एवरेज लोगे तो 23 आ रहा है, यानी ये तीनों एक क्या बन गए दोस्तों, एक ग्रुप बन गए। तो उन्होंने बताया कि इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को देखो, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन को देखो, तो ये आप लोगों के तीनों क्या हो जाएंगे, एग्जांपल्स हो जाएंगे, जबकि ये आप लोगों का एक एग्जांपल नहीं है। ठीक है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज।
तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कैसे किया जाता है दोस्तों, पहली बात ध्यान रखेंगे, इसका जो ये इतना हार्ड होता है कि इसका दोस्तों क्या करा जाता है कटिंग करने में, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों किसी चीज को कट करने में, जैसे आपको पता है डायमंड का भी यूज होता है कटिंग में, क्योंकि डायमंड आपका बहुत हार्ड होता है। तो दोस्तों आप लोग का सिलिकॉन कार्बाइड होता है ना, ये भी इतना हार्ड होता है डायमंड के जैसे, इसलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल डायमंड बोलते हैं, कृत्रिम हीरा भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोरेंडम भी दोस्तों इसका दूसरा नाम है। और दोस्तों ध्यान रखिए, ये इतना कठोर होता है जो वस्तुओं को काटने के काम में आता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का आप लोग ध्यान रखोगे, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताएं। द लेड एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय डैश केमिकल सिंबल। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा समय ना लीजिए आप लोग। द लेड एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो दोस्तों ये आप लोगों का होता है प्लम्बम। आपको पता है लेड जो होता है उसका लैटिन नेम होता है प्लम्बम, तो इसको पीवी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ते क्या है, लेड पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि लैटिन नेम है आप लोगों का, उसके नेम पे आप लोगों का ये सिंबल रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेट करिए, पोल आ रहा है अभी आपके पास में। दोस्तों अभी एक समय के लिए पोल अटक गया है, तो थोड़ा सा रुकिए, है ना, परेशान ना हो। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन के बाद में पोल वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है किस एसिड का यूज आप लोगों का लेड स्टोरेज बैटरी में, तो दोस्तों बैटरी में जो आपका एसिड होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2SO4, आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, आप लोगों का मोस्ट इफेक्टिव ऑक्सीडाइजर कौन सा है हेलोजन में से। एक बार मैं पेज रिफ्रेश कर देता हूँ, घबराए मत, देखते हैं पोल स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी देखते हैं एक दो क्वेश्चन के बाद में पोल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बोला जा रहा है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा हैलोजन क्या होता है। दोस्तों आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, 17th जो ग्रुप होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। इसमें क्या क्या आता है, फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन, अब मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, पोल अभी दे दूंगा थोड़ी देर में ना। तो इसमें क्या क्या आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सारी चीजें आती है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, लो पोल आ गया, ये पिछले क्वेश्चन का पोल आ गया, अब पोल नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो ऑक्सीडेशन आपका होता है दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो आप लोग मुझे बताइए, जो चीज आपका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजर, उसको आप लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजर। और अगर वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन चोरी करेगा, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो ऑक्सीडाइजर कौन सा होगा दोस्तों, जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दोस्तों क्या कहलाती है, आप लोग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी वो आप लोगों का परफेक्ट ऑक्सीडाइजर होगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये आप लोग का बेस्ट ऑक्सीडाइजर होता है। समझ में आ गया क्या। फ्लोरीन और ऊपर से नीचे नीचे दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोगों की ऑक्सीडाइजर जो कैपेसिटी होती है कम होती जाती है। जैसे सबसे ज्यादा आप लोग की फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा आप लोग का फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। सोडियम मेटल इज प्लेस्ड इन, सोडियम धातु किस में रखी जाती है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों सोडियम आप लोग हवा में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि हवा में दोस्तों जो मॉइस्चर होता है उसकी प्रेजेंस में ये जलना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम लोग दोस्तों इसको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे पानी से बचाने के लिए तो हम लोग रखना चाहते हैं और आप लोग पानी में डाल दो, इसमें रखते हैं केरोसिन में रखते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से डैश बनता है, जल डालने से क्या बनता है बताइए। तो बहुत जनों को तो फॉर्मूला नहीं पता होगा दोस्तों, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड पर जब आप लोग जल डालेंगे तो एक तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग सभी जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में दोस्तों निर्माण होता है एसिटिलीन का। और एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों C2H4 होता है। एथिलीन अलग होता है, एथिलीन C2H4 होता है, और एसिटिलीन आपका C2H होता है, जिसका यूज होता है गैस वेल्डिंग में। ठीक है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है। तो दोस्तों एक आप लोगों का टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। अगर आप लोगों के दोस्तों किसी में नाइट्रेट्स की उपस्थिति होती है तो इसमें क्या हो जाती है, ब्राउन रिंग से बन जाती है, टेस्ट होता है आप लोगों का, है ना। तो बस ऐसे ध्यान रखो, ब्राउन रिंग जो टेस्ट होता है किसके लिए होता है, नाइट्रेट्स के लिए होता है। नाइट्रेट्स की उपस्थिति को पहचानने के लिए कि नाइट्रेट उपस्थित है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताइए, नीला तोता क्या है। नीला तोता क्या है। तो दोस्तों जो नीला तोता होता है वो आप लोगों का क्या होता है, आंसर बताएं।
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। दोस्तों आपके कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4.5H2O, ये आपका होता है नीला तोता। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी को हम लोग तूतिया भी बोला जाता है ना, आप लोगों से पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों क्रोमेटोग्राफी जो आपका होता है वो एक मेथड है सेपरेशन का, पृथक करने का, अलग करने का। जैसे छानना एक मेथड है, वैसे क्रोमेटोग्राफी भी एक आप लोग का मेथड है। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक आप लोगों का पेपर है, इसमें बहुत अलग अलग तरह के दोस्तों कलर है। मान लीजिए एक आप लोगों ने एक डॉट बना दिया रेड कलर की इंक से, एक आप लोगों ने ब्लैक कलर की इंक से, एक आप लोगों ने बना दिया मान लीजिए ब्लू कलर की इंक से, एक आपने मान लीजिए दोस्तों आपने बना दिया इस कलर की इंक से। तो इस पेपर को क्या डाला जाता है दोस्तों, वाटर में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर आ गया, तो अब ये कलर क्या हो जाता है दोस्तों, अलग अलग होना स्टार्ट करता है। कुछ आप लोग का यहाँ तक चला जाएगा, कुछ यहाँ तक चला जाएगा। तो कलर के सेपरेशन के लिए दोस्तों आप लोग का मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। बोला जा रहा है दोस्तों एक मोटर है जिसका द्रव्यमान 500 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कार मान लेते हैं, कार मान लेते हैं, ये समझ लो कार है। बोला जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक है दोस्तों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, 15 मीटर सेकंड आपको दे रखा है। दोस्तों ब्रेक लगाया और 5 सेकंड के बाद में इसकी गति 5 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी टी बराबर 5 सेकंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आप लोग की 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप लोगों से उस बल का मान बताना है। तो बल का मान तो दोस्तों मुझे पता है, F बराबर फोर्स क्या होता है, F बराबर ma होता है। सर मास तो आप लोगों ने दिया हुआ है 500 किलोग्राम। सर एक्सेलरेशन कैसे निकालूं, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पहली इक्वेशन यूज कर लो, v बराबर u प्लस at। या फिर ये भी नहीं करो तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 15 से 5 लगी। सर चेंज कितने का हो गया, -10 का। और कितने समय में हुआ, ये 5 सेकंड में हुआ है। तो दोस्तों एक्सेलरेशन आ गया आपके -2 का। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास था 500 किलोग्राम, एक्सेलरेशन था -2, तो फोर्स आपका आगे लगा है -1000 न्यूटन का। माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, आपने गाड़ी को रोकी है, रिटार्ड करिए, मंदन करा है। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे, आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है। देखिए दोस्तों आप लोगों से दो चीजें पूछी जाती है, सोल्डर का यूज कहां पर होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी आपने अपने मोबाइल को सही करवाने गए होंगे, टीवी को सही कराने गए होंगे, तो उनके पास में दोस्तों एक रॉड सी होती है जिससे आपको कुछ निकलता है और वो दो चीजों को चिपकाने में काम में आता है। तो दोस्तों वो आपका सोल्डर क्या होता है, सबसे पहले तो बात आती है कि आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में एज अ मतलब जोड़ने के काम में आता है कि नहीं दो चीजों को। ठीक है, और जो सोल्डर होता है ये आप लोग का मिक्सचर होता है किसका, लेड का और टिन का। ध्यान रखेंगे आप, लेड का और टिन का। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। सर्वाधिक टॉक्सिसिटी वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटर में एक लिक्विड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो फ्रीऑन होता है, ये तो हमारे घरेलू जो डोमेस्टिक आप लोगों के रेफ्रिजरेटर होता है उनमें आप लोगों का क्या यूज होता है, फ्रीऑन होता है। अमोनिया कहां पर यूज होता है दोस्तों, आप लोगों के जहां पर बहुत ज्यादा आप लोगों को कूलिंग कैपेसिटी चाहिए हो, बर्फ बनानी हो बहुत सारी, तो दोस्तों ये आप लोगों का इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल में आप लोग बोल लीजिए, कॉमर्शियल जहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज होता है, लेकिन दोस्तों ये आप लोगों का काफी क्या होता है, एक टॉक्सिक होता है, जहर वाला होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक आप लोगों का रेफ्रिजरेंट होता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा। दोस्तों नीला लिटमस अगर लाल में हो जाता है, इसका मतलब आप लोगों का दोस्तों CO भाई पहले CO2 की प्रकृति देख लो, अम्लीय है क्षारीय है। दोस्तों कार्बन क्या है आप लोगों का, मेटल है नॉन मेटल है। सर कार्बन आप लोगों का नॉन मेटल होता है। आप लोग सभी जानते हो दोस्तों मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, आप लोगों के क्षारीय होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड आप लोगों के अम्लीय होते हैं। ये मैंने कितनी चीज बार बताई थी। तो कार्बन आप लोगों का क्या है, एक नॉन मेटल है, उसका जो ऑक्साइड होगा दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों ये आपका जो कलर हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों एक बार पोल फिर से हैंग हो गया है ना, तो आप परेशान ना हो, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से। चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा। देखिए दोस्तों समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई है और जहां भी टच करती है दोस्तों इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब।
मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री था, मैं आप लोगों से पूछूं आपतन कोण कितना होगा, तो आप गलती से भी 30 डिग्री ना बोले। क्यों? आपतन कोण हो या परावर्तन कोण हो, कैसे देखते हैं दोस्तों? नॉर्मल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अभिलंब से यानी नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आपतन कोण। यानी ये आप लोगों का एंगल होगा 60 डिग्री। अगर भैया ये टोटल 90 है, 30 से खा गया 60 बचा ना, तो हमेशा नॉर्मल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, आप लोगों का कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है? तो इसका आप लोगों का मान लीजिए कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है? ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आप लोगों को बोला जा रहा है कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती जा रही है। उसके लिए आपतन कोण कितना होगा? दोस्तों जहां पर टच करिए उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, तो इसके और इसके बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री होगा ना? अरे दोस्तों ये आपतित कोण ऐसे किरण ऐसे आई, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, आप लोगों को पता है ये आपका कोई सर्किल है, इसके किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर खींचोगे तो सेंटर से निकलता है। वो कहां से निकलता है? सेंटर से निकलता है। तो दोस्तों ये आपका अभिलंब भी यही है, आपतित किरण भी यही, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बोल भैया आ जा, आ गया। एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आंख से स्पष्ट नहीं देख सकता। अरे सर हम तो 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, हमारा नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 25 सेंटीमीटर तक लेकर आऊं, तो दोस्तों मेरी आंख उसको बिना किसी परेशानी के आराम से देख सकती है। लेकिन ये तो 75 सेंटीमीटर से कम की चीजों को देख ही नहीं पा रहा। यानी दोस्तों ये पास की चीजों को नहीं देख पा रहा है, यानी इसको दूरदृष्टि दोष है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती, निकट की नहीं दिखाई देती। तो उसको दोस्तों दीर्घदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, लॉन्ग साइटनेस है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों एक चीज ध्यान आप लोग रखिए कि टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, साउंड की स्पीड बढ़ती है दोस्तों। लेकिन लाइट की स्पीड पे कोई भी प्रभाव नहीं आता दोस्तों, अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं एयर में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, गर्मी में लाइट की स्पीड तेज थोड़ी जाएगी, उतनी रहती है आप लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर बताइए। एरोसॉल एज, दोस्तों आपको पता है जब भी मिक्सचर होता है तो दो चीज हो सकती है। जो चीज आप लोग डाल रहे हो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और जिसमें डाल रहे हो वो भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने दूध में पत्थर डाल दिए, तो जो चीज डाल रहे हो वो सॉलिड है, जिस चीज में डाल रहे हो वो लिक्विड है। तो इसके बेसिस पे अलग अलग प्रकार के मिक्सचर होता है। तो एक तो होता है दोस्तों आपका डिस्पर्जन मीडियम, मतलब जिसमें डाल रहे हो वो कैसा है, वो भैया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। डिस्पर्स जिसको डाल रहे हो। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एरोसोल के बारे में पूछा गया था। तो देखिए आइए, तो दोस्तों अगर आप लोग सॉलिड को गैस में डाल रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एरोसोल। अगर आप लोग लिक्विड को गैस में डाल रहे हो तो आप लोग इसको बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। समझ में आ गया क्या? तो आप लोग इसको एरोसोल बोल लीजिए या सिंपली सॉलिड एरोसोल बोल लीजिए। तो अगर आप लोग गैस में सॉलिड को डाल रहे हो तो वो आपका कहलाएगा क्या? सॉलिड एरोसोल। और अगर गैस में आपके लिक्विड मिला हुआ है तो ये कहलाएगा आपका लिक्विड एरोसोल। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन गैस। ठीक है, क्योंकि आपका जो एरोसोल होता है दोनों प्रकार का होता है, एक आपका सॉलिड एरोसोल होता है, लिक्विड एरोसोल होता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? नहीं है, नहीं है भैया। गेंगा, गोइटा डिजीज दोस्तों ये आप लोगों की आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विकास का सिद्धांत बोलता क्या है कि दोस्तों जो भी हमारी मतलब हर जनरेशन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है आप लोगों का। जैसे दोस्तों आपको पता है जो हमारा हम लोग हैं, पहले हम लोग मानते हैं दोस्तों सदियों पहले हम बंदर थे, फिर और नेक्स्ट जनरेशन में कुछ विकास हुआ, फिर कुछ विकास हुआ, फिर कुछ विकास हुआ, फिर हम लोग इंसान बने। तो ये जो थ्योरी दी वो किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो इंसान है सदियों पहले दोस्तों आप हम लोग क्या थे? बंदर थे, फिर और हर जनरेशन में कुछ ना कुछ आप लोग का इवोल्यूशन हुआ, कुछ विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, बस एक चीज रट लिया और बस उसको चीज में टेप दो अगले क्वेश्चन में। शर्म नहीं है क्या? क्वेश्चन को पढ़ा करो ढंग से, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी यही हाल है। पिछले क्वेश्चन में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताया था, तो क्वेश्चन ये भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का होगा। पढ़ो तो लो यार। निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है? दोस्तों अगर कोई जनरेशन है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो उनकी संतान की उत्पत्ति होगी क्या?
नहीं होगी तो दोस्तों धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आज हम लोग बोल दे कि जो भी ह्यूमन है, इंसान है पूरे इस अर्थ पे, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। समझो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों 100 साल बाद में पूरा सब खत्म हो जाएगा क्या? 100 साल के बाद में कोई बचेगा क्या? ये पूरी की पूरी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी क्या? तो अगर इस प्रजाति को आपको स्थिर बने रहना है तो दोस्तों रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों 15 सेकंड दूंगा, क्वेश्चन बहुत छोटे-छोटे वन लाइनर है, आंसर बताओ जल्दी से। समय कम दूंगा, पहले बोल रहा हूँ, जल्दी से करो। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पालक पत्ते में दोस्तों आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है, और आपको पता है आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज हो जाता है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लो, 15 सेकंड मिलेंगे। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? मतलब डीएनए ऐसा आप लोग का डबल हेलिक्स होता है, ये आपको किसने बताया? ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया? वॉटसन और क्रिक ने बताया दोस्तों। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कैसे बताया था? तो उन्होंने दोस्तों एक विज्ञान पत्रिका थी नेचर, तो उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो ये आप लोग का जो संरचना थी किसने दी? वॉटसन एंड क्रिक ने दी, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इसमें समय ज्यादा मिलेगा दोस्तों, सोचना पड़ेगा आप लोगों को। आंसर बताइए। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों फिंगर्स। देखिए आपका जो दोस्तों आप लोग का वर्टिब्राई होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें टोटल हड्डी कितनी होती है? 33 होती है जब जन्म लेते हो। लेकिन जो हम लोग गिनते हैं ना 206, उसमें कितनी काउंट करते हैं? 26 काउंट करते हैं। समझ रहे हैं क्या? क्यों 26 काउंट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कुछ हड्डियां जुड़ जुड़ के सिंगल हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसमें 26 है। चेस्ट की बात करें, छाती की बात करें दोस्तों, रिब्स है, पसलियां 12 जोड़े हैं दोस्तों, 24 हड्डियां है। अगर बात करें मस्तिष्क के ऊपर क्रेनियम की बात कर रहा होगा दोस्तों, वहां पर 8 हड्डी होती है, पर उंगलियों में कितनी होती है? तो दोस्तों आप लोगों के एक फिंगर में कितनी उंगली होती है? सॉरी कितनी हड्डी होती है? 3 होती है ना, तभी तो ऐसे मोशन हो पाता है। तभी तो ऐसे तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, यानी सर 12 हो गई। लेकिन आपके जो अंगूठे हैं इसमें तो सर 2 ही है, यानी दोस्तों 12 और 2 14, 14 और 14 28, 28 पैर की उंगलियों में इन आपकी अंगुलियों की हड्डियों को बोला जाता है फेलेंजेस। क्या बोला जाता है? फेलेंजेस बोला जाता है। और कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप लोगों के हाथों की उंगलियों में 14 हड्डी, दूसरे हाथ की उंगली में 14, पैर की उंगली में 14, और दोस्तों दूसरे पैर की उंगली में 14, तो 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 टोटल 56 हड्डियां होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। व्हाट इज प्रोटीन? दोस्तों प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों अमीनो अम्ल। क्या होती है? अमीनो अम्ल। और दोस्तों अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। कुछ बोल रहे हैं पॉलीसेकेराइड। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, जिगर के टुकड़ों, ये आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं होता वो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या बात है, फिर मैं आप लोगों को आपकी रैंक भी बताऊंगा। अरे दोस्तों पोल अटक गया, देखो किस गलत टाइम पे पोल अटका है। कोई बात नहीं, रुक के जाना, आप लोगों को रैंक बताऊंगा मैं। एक बार दोस्तों मैं रुको, वापस आ रहा हूँ मैं, मतलब इसको वापस ऑन कर रहा हूँ, एक बार वेट करिए आप, वेट करिए एक बार, वेट करेंगे आप लोग, वेट कर लो एक बार ना, 1 मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट लगेंगे ज्यादा ज्यादा। जब तक इसको बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? आप लोगों का प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मान लो आप लोगों ने तवे पे हाथ लगा दिया तो तुरंत हाथ लगा देते हो ना, तो दोस्तों ये आप लोगों का जो कंट्रोल होता है कहाँ से होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से होता है दोस्तों, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु किसमें पाया जाता है दोस्तों? मेरुदंड, यानी आप लोगों का वर्टिकल कॉलम में पाया जाता है, ये मेरुदंड में पाया जाता है। ठीक है, एक बार चैट्स को ले लो दोस्तों, एक बार रुकिए, हाँ चैट्स आ गए दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक बार चैट्स खोल रहा हूँ, वेट करिए, वेट करिए एक बार। दोस्तों मैं आपको रैंक शेयर कर रहा हूँ, क्या आप लोग देख पा रहे हो रैंक आप लोगों की? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग अपनी रैंक देख पा रहे हो? थैंक यू सो मच, देख पा रहे हैं तो बताइए क्या रैंक आई है? 2811, 30, 1003, 1767, 4000, 2572, 1652। दोस्तों मुझे आपसे हेल्प चाहिए, रुक के जाओगे क्या? आपसे कुछ पूछ लूँ क्या मैं? एक प्लान कर रहा हूँ मैं, बताओगे क्या आप? जो हो आपकी आपके लिए करता हूँ, सीधी सी बात है। सुनोगे क्या? रैंक देख लो, रैंक रोज देख लो, आज भी देख लो, आराम से देख लो, फिर 1 मिनट बाद में अपनी बात करता हूँ।